नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने कवर करने का प्रयास किया था और उनके बारे में हमने आपको बताया था कि आहार नाल के अंतर्गत बक्कल कैविटी से शुरुआत होकर बड़ी आंत तक जाते जाते कैसे भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपादित हुई। इस भोजन के पूरे पाचन की प्रक्रिया में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने आपको बताया था कि दो महत्वपूर्ण सहायक अंग भी इसमें भाग ले रहे थे, जिनमें से एक था यकृत और दूसरा था अग्नाशय। हमने ये पढ़ा कि डियोडेनम वाले पार्ट्स में यानी कि ग्रहणी वाले भाग में, जिसको हम पक्वाशय भी कह सकते हैं, उस वाले भाग में यकृत में बना हुआ जो पित्तरस है, यकृत में बना हुआ जो पित्तरस है और अग्नाशय में बना हुआ जो अग्नाशयी रस है यानी कि पैंक्रियाटिक जूस है, इन दोनों की मदद से किस तरीके से पाचन की प्रक्रिया वहां पे संपादित होती है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, जिनको भी मैं सॉल्व भी कराऊंगा जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा, तो उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि यकृत और अग्नाशय दो ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं मनुष्य के, जो पाचन की क्रिया से डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होते हैं यानी कि डायरेक्टली संबंधित होते हैं। यकृत की और अग्नाशय की पाचन की प्रक्रिया के अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है मानव शरीर में, उसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पाचन तंत्र के बारे में हमने बताया था कि ये दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला जो भाग था उसको हमने आहार नाल कहा था यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहा था। तो किस तरीके से आहार नाल में पाचन होता है उसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। अब मैं बात करने जा रहा हूं सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में, सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में, और इसमें दो ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका लीवर यानी कि यकृत और दूसरा होता है आपका पैंक्रियाज। दूसरा होता है आपका पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो इन दोनों चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ये यहां से जो है क्वेश्चंस जो है शब्दशः डायरेक्टली जो है पूछे जाएंगे। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे किस पे? लीवर पे। लीवर को यकृत के भी नाम से जाना जाता है, लीवर को यकृत के भी नाम से जाना जाता है। इसको आम बोलचाल भाषा में हम जिगर भी कहते हैं। तो जिगर या यकृत या लीवर, सारी बातें आपकी एक हैं। अगर मैं यकृत की बात करूं तो यकृत की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जहां पे हमारा फेफड़ा यानी कि लंग्स जो होता है उसके नीचे की जो संरचना होती है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो उस डायफ्राम के जस्ट बगल में ये स्थित संरचना होती है जिसको हम यकृत कहते हैं। और यकृत का जो वजन होता है, इसकी अगर मैं वजन की बात करूं तो इसका वजन जो होता है 1.5 से लेके लगभग 2 किलोग्राम तक, 2 केजी तक जो होता है इसका वजन होता है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 16 से लेके 23 सेंटीमीटर तक जो होती है इसकी लंबाई पाई जाती है मानव शरीर में। और यकृत जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लीवर जो है, यकृत जो है, हमने कहा कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यानी कि ग्लैंड्स होती है। तो ग्लैंड्स का मतलब ये होता है, ग्रंथि का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है, कुछ कोशिकाएं एक ऐसी समूह की रचना करती हैं या एक गांठ रूपी, एक ग्रंथ रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के रसों का स्रावण होता है। आगे चल के हम चर्चा करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में, मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अभी मैं बस केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह एक प्रकार की ग्रंथि है। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और आपके सामने यह क्वेश्चन आ जाए कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आंसर आप चूज करेंगे त्वचा, स्किन जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है।
यहां पे पूछी गई है ग्रंथ के विषय में, ग्लैंड्स के विषय में, तब आप आंसर किसको करेंगे, यकृत को करेंगे या लीवर को करेंगे। तो यकृत के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक आपने ये पढ़ा कि यकृत जो है यह पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का यह निर्माण करेगा, यानी कि बाइल जूस का यह निर्माण करेगा। और याद रखिएगा, पित्त रस का निर्माण भले ही यकृत करता है, लेकिन इसका संचय जो होता है, इसका जो स्टोरेज होता है, वह गाल ब्लैडर यानी कि इसका जो संचय होता है वह पित्ताशय में होगा। कहां पे होगा इसका संचय? पित्ताशय में होता है। लोकेशन अगर आपको देखनी है तो आप फिगर के माध्यम से इसको और स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं, इसको और भी स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं। ये आपका यकृत का फिगर है और यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो यकृत है, यकृत में भले ही आपका बाइल जूस का निर्माण होता है, लेकिन ये जो हरे रंग की आपको संरचना दिख रही है, ये जो हरे रंग की संरचना दिख रही है, इसको गाल ब्लैडर कहा जाता है, इसको पित्ताशय कहा जाता है। और इसी पित्ताशय में पित्त रस अर्थात ये जो बाइल जूस है जिसका निर्माण पित्त में, जिसका निर्माण यकृत में हुआ है, इसी गाल ब्लैडर में आके यहीं पे इकट्ठा रहता है, यहीं पे आके ये स्टोर रहता है। और यहां से आप देख सकते हैं कि एक डक्ट के माध्यम से, एक नली के माध्यम से यह प्रवेश कर जाता है। कहां पे प्रवेश कर जाता है? तो यह प्रवेश कर जाता है अमाशय के दूसरे छोर पे, यानी कि जिसको हमने डियोडेनम कहा था। तो डियोडेनम में प्रवेश करता है आपके इस यकृत में बना हुआ पित्त रस, और इस पित्त रस का जो संचय होता है इकट्ठा कहां पे होता है? तो ये गाल ब्लैडर में होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि पित्त रस जो है एक प्रकार का क्षारीय, एक प्रकार की क्षारीय संरचना होती है। यानी कि अगर इसके माध्यम की अगर हम बात करें तो इसका माध्यम कैसा होता है? इसका माध्यम होता है क्षारीय। और यही कारण होता है कि जो अमाशय में पचा हुआ भोजन, जिसको हम काइम कह रहे थे, जो HCl के प्रभाव में आकर अम्लीय हो गया था, उस अम्लीय भोजन को पित्त रस के द्वारा कैसा बना दिया जाता है? क्षारीय बनाया जाएगा। यानी कि जो अभी तक भोजन का माध्यम अम्लीय था, क्यों अम्लीय था? क्योंकि हमने आपको बताया था कि HCl एक महत्वपूर्ण अम्ल होता है जो अमाशय में पाया जाता था। तो उस भोजन के अम्लीय माध्यम को यह क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। कौन? पित्त रस। पित्त रस के बारे में और महत्वपूर्ण बात क्या है? पित्त रस के बारे में हमने आपको बताया था कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और एंजाइम नहीं होने के कारण जो है यह किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं करता है, लेकिन यह पित्त रस जो है यह पाचन की क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। ये पित्त रस जो है ये पाचन की क्रिया में सहयोग प्रदान करता है। कैसे सहयोग प्रदान करता है? ये पित्त रस जो है यह वसा को जल में घुलनशील बनाकर, वसा को जल में घुलनशील बनाकर, वसा को जल में घुलनशील बनाकर यह पाचन की क्रिया में सहयोग करता है। और हमने आपको बताया था कल कि वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है पायसीकरण, या इसी को कहा जाता है आपका इमल्सीकरण कहा जाता है। तो इमल्सीकरण या पायसीकरण क्या होता है? वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका इमल्सीकरण, या इसे कहा जाता है पायसीकरण। इसके अलावा पित्त रस में जो होता है, पित्त रस में दो उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों का नाम मैं आपको बता दूं। पहले प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का नाम होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और दूसरे का नाम होता है बिलवर्डिन, दूसरे का नाम होता है बिलवर्डिन। तो बिलिरुबिन या बिलवर्डिन दो उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, और ये उत्सर्जी पदार्थ जो हैं इनको शरीर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से है शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी विषाणुओं के द्वारा जो है यकृत में संक्रमण होता है, विषाणु जो है जब यकृत यानी कि लीवर को जब संक्रमित करते हैं, तो ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ एक वर्णक होते हैं, एक पीले रंग के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं,
पूरे शरीर में फैलने के कारण इन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण जो है, चूंकि हमने आपको बताया एक प्रकार के वर्णक होते हैं, तो ये पूरे शरीर के जो रंग में परिवर्तन कर देते हैं और पूरे शरीर का रंग पीला कर देते हैं और मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस या पीलिया नामक जो रोग होता है, जॉन्डिस या पीलिया नामक रोग होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये पित्तरस। और इस बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का जो निर्माण होता है, इसके निर्माण के बारे में भी याद रखिएगा एक पॉइंट कि इन दोनों का जो निर्माण होता है ये आरबीसी के विखंडन के द्वारा होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, जब ये विखंडित होती हैं, आगे हम बात करेंगे कि आरबीसी का भी एक जीवन काल होता है, लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है। तो इसके पश्चात जब इनका विघटन होता है, तो विघटन के उपरांत जो है ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है और इन्हीं को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे जो निर्माण हो रहे हैं पित्तरस का, हमने बताया कहां पे? यकृत में होगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, यकृत का समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? हमारे रुधिर वाहिनियों में ब्लड जो है गतिमान है, ब्लड जो है वो प्रवाहमान है, यानी कि रुधिर जो है हमारे रुधिर वाहिनियों में आसानी से जो है वह चलता रहता है, वह गतिमान स्थिति में पाया जाता है। इसके अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर कोई भी क्लॉटिंग नहीं होती है, कोई भी स्कंदन नहीं होता है। और स्कंदन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन का जो जन्म होता है, जो निर्माण होता है, वो मानव यकृत के द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे किसी त्वचा में चोट लगती है और यह जब रुधिर बाहर आता है, स्रावित होता है, तो कुछ देर के पश्चात, लगभग 3 से लेकर 5 मिनट के भीतर ही हमारा रुधिर अस्कंदित हो जाता है, हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल एक प्रोटीन होती है और उसका भी निर्माण होता है मानव यकृत में। यानी कि रुधिर वाहिनियों में हमारा रुधिर नहीं जमता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन का भी निर्माण यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। और जब हमारे शरीर से रुधिर स्राव होता है, रुधिर बहता है, उस समय भी हमारा रुधिर स्कंदित नहीं होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी क्या होता है? हमारा एक प्रोटीन होगा। और इन दोनों प्रोटीन्स का जो निर्माण होता है, इन दोनों प्रोटीन्स का निर्माण यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कौन से वे प्रोटीन होते हैं जो रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देते रुधिर को। ध्यान से समझिएगा। तो पहला एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। प्रोटीन का नाम है हिपैरिन। इस हिपैरिन नामक प्रोटीन का जन्म कहां पे होता है, निर्माण कहां पे होता है? यकृत में। याद रखिएगा, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। और ये कैसा प्रोटीन होता है? तो ये जो है, ये प्रोटीन या यह प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में, यह प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता। रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता, रुधिर को जमने नहीं देता। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो रुधिर वाहिनियों में इस वजह से रुधिर नहीं जमता है क्योंकि एक प्रोटीन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम है हिपैरिन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जब रुधिर स्राव होता है तो उस समय रुधिर हमारा कुछ देर के पश्चात जम जाता है। उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है, इसका भी निर्माण यकृत में होता है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? उस प्रोटीन का नाम होता है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का भी निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है।
और ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं एक प्रकार के अस्कंदनीय प्रोटीन होते हैं, एक प्रकार के अस्कंदनीय प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर वाहिनियों से जैसे ही रुधिर बाहर आता है उसको ये जमा देते हैं। तो इन दोनों में आप अंतर को हमेशा स्पष्ट रखेंगे कि जहां पे हिपैरिन जो है रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है, वहीं पे प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है जैसे ही रुधिर स्राव होता है रुधिर को जमने में मदद करते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में कि बेसिकली ये प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्राम्बिन, थ्राम्बोप्लास्टिन और साथ में एक कैल्शियम नामक जो तत्व होता है, ये सब आपस में मिलकर रुधिर को अस्कंदित करने का काम करते हैं। तो अभी बस केवल आप इतना समझेंगे कि ये अस्कंदनी प्रोटीन होता है और इसका निर्माण यकृत में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो उस ग्लूकोज को ये यकृत जो है यह एक दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम होता है ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। मान लीजिए अगर हमारे शरीर में धीरे धीरे रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ती चली गई, ग्लूकोज का स्तर बढ़ता चला गया, तो मनुष्य जो है डायबिटीज नामक रोग या मधुमेह नामक रोग से पीड़ित हो सकता है। मधुमेह या डायबिटीज कौन सी प्रक्रिया होती है? जब हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो उसी अवस्था को डायबिटीज कहा जाता है, उसी अवस्था को मधुमेह कहा जाता है। तो मधुमेह नामक रोग के लिए आप आगे पढ़ेंगे, अग्नाशय जैसे टॉपिक पे आएगा तो हम बताएंगे कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में परिवर्तन भले ही यकृत करता है, लेकिन इस क्रिया में मदद कौन करता है? तो इस क्रिया में मदद करता है इंसुलिन। कौन मदद करता है? इंसुलिन। यही वह प्रक्रिया है जहां पे इंसुलिन कार्य करता है और ग्लूकोज को कम होने से, ग्लूकोज को अधिक होने से यह रोकता है। क्योंकि ये ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो इंसुलिन आएगा और इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देगा और ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करने वाला जो आपका हार्मोन्स होता है उसका नाम क्या है? इंसुलिन। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और ग्लाइकोजेन की खास बात यह है कि ग्लाइकोजेन संचित तो रहता है यकृत में, ग्लाइकोजेन संचित तो रहता है यकृत में, लेकिन पुनः जब आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को, जैसे वह व्रत रहता है, फास्ट रहता है, या फिर किसी कार्यों में वह कार्यों को करने में संपादित रहता, कार्यों को करने में वह लगा रहता है और उस दौरान वह भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है, या फिर कोई व्यक्ति अनशन पे रहता है तो भोजन नहीं करता है, तो उस दौरान ये ग्लाइकोजेन जो है यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर व्यक्ति को ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्योंकि मनुष्य में ऊर्जा का सबसे प्रमुख सोर्स जो होता है वो ग्लूकोज होता है। हमारे शरीर का जो कोशिकीय ईंधन होता है वो कौन होता है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो शरीर का अंग है उसका नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कार्य क्या होता है यकृत का। नेक्स्ट कार्य की अगर हम बात करें तो यकृत जो है, यकृत यानी कि लीवर जो है, हमारे शरीर में जो अमोनिया का निर्माण होता है, हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। जब पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है उसके पश्चात अमीनो एसिड्स खास करके जो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं वो एक प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अमोनिया। अमोनिया बहुत ही विषैला और हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होता है, बहुत ही हानिकारक और विषैला पदार्थ होता है। तो इस अमोनिया को यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
यूरिया भी हानिकारक होता है, लेकिन यह अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। अमोनिया को अगर कुछ देर के लिए भी हम अपने शरीर में स्टोर करें तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यूरिया अगर कुछ देर के लिए हमारे शरीर में रुका भी रहता है तो बहुत ज्यादा इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट करने वाला जो शरीर का अंग है उसका नाम क्या है? यकृत। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल शरीर का अंग यकृत होता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उस समय आरबीसी का जो निर्माण होगा वो यकृत में होता है। तो यहां पे एक पॉइंट आपके सामने मिल जाएगा कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यानी कि रेड ब्लड कार्पेसल्स का निर्माण कहां पे होता है? तो ये भी लीवर यानी कि यकृत में होता है। यहां पे कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। किन बातों को ध्यान में रखना, समझने का प्रयास करिएगा। बेसिकली भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण या पूरे आरबीसी के निर्माण की अगर हम प्रक्रिया को समझना चाहें तो आरबीसी की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, रेड प्लस कार्पेसल्स की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो सबसे प्रारंभिक चरण में यॉर्क सेक नामक एक कोशिका होती है, उस यॉर्क सेक नामक कोशिका में होती है। आगे चल के हम बात करेंगे कि जब भ्रूण का जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, तो उस प्लेसेंटा की एक कोशिका का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है यॉर्क सेक। इस यॉर्क सेक में सबसे पहले आरबीसी का निर्माण होता है जब भ्रूण 1 महीने का होता है। जब भ्रूण 1 से आगे बढ़ता है, 2-3 महीने का होता है, उस समय आरबीसी का निर्माण होने लगता है लीवर में। यानी कि यकृत में। और जब वह भ्रूण और बड़ा हो जाता है, यानी कि 3 महीने से जब वो बड़ा हो जाता है, 4 महीने का हो जाता है, 5, 6, 7 महीने का हो जाता है, तो उस समय जो निर्माण होता है आरबीसी का वो होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को कहा जाता है प्लीहा या इसे कहा जाता है तिल्ली। तो स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में निर्माण होने लगता है किसका? आरबीसी का। और यही आरबीसी, ये तीनों स्थिति कहां पे है? ये भ्रूणावस्था में है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी कि मां के गर्भ से जब वह बाहर आता है, उस समय आरबीसी का निर्माण जो होगा वह आरबीएम में होता है। कहां पे होता है? तो वह आरबीएम में होने लगता है। आरबीएम का क्या मतलब होता है? आरबीएम का मतलब होता है रेड बोन मैरो। आरबीएम का मतलब होता है रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थिमज्जा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम अगला चैप्टर आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे, उसके अंतर्गत बात करेंगे। अभी कुल मिला के मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आरबीसी का निर्माण यॉर्क सेक में भी, लीवर में भी, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में भी होता है, लेकिन स्थितियां सबकी अलग अलग प्रकार की हैं। तो हमेशा जितनी भी बार अभी तक आयोग ने क्वेश्चन पूछा है वो हमेशा लीवर को एप्रोप्रिएट आंसर माना है, तो आप भी किसको हमेशा आंसर मानेंगे? लीवर को। लेकिन अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन में यॉर्क सेक, लीवर और स्प्लीन दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से सभी, तो आप हमेशा याद रखिएगा इनमें से सभी को टिक करेंगे, क्योंकि यॉर्क सेक, लीवर और प्लीहा तीनों में निर्माण होता है आरबीसी का। तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पे होगा? आपका लीवर में यानी कि यकृत में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यकृत जो है कुछ विटामिन, खास करके विटामिन ए का जो है अल्प मात्रा में, विटामिन ए का अल्प मात्रा में संश्लेषण करता है। सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि विटामिन का निर्माण मानव के शरीर के द्वारा नहीं किया जाता। विटामिन को हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन विटामिन ए का संश्लेषण अल्प मात्रा में लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा किया जाता है। और यह साथ ही साथ कुछ विटामिन का यह संचय भी करता है, जैसे कि कैल्सिफेरॉल विटामिन। अगर हम बात करें कि ये कुछ विटामिन का संचय भी करता है, जैसे कि
विटामिन ए का भी संचय करता है, विटामिन डी का भी संचय करता है, यानी कि रेटिनॉल का भी संचय करता है, विटामिन कैल्सिफेरॉल का भी संचय करता है। तो ये भी याद रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन डी का अल्प मात्रा में संचय भी करता है, अल्प मात्रा में संचय भी करता है। कौन संचय करता है? तो यकृत। तो इतना सारी चीजें मैं जो भी बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो है मैं यकृत के ही संदर्भ में बता रहा हूं, और ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए और डी का संचय करेगा और विटामिन ए का अल्प मात्रा में क्या करेगा? संश्लेषण करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यकृत के विषय में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यकृत में एक कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका का नाम होता है कूफर सेल। उस कोशिका का नाम होता है, उस कोशिका का नाम होता है कूफर सेल, यानी कि उस कोशिका का नाम होता है कूफर की कोशिकाएं। और कूफर सेल्स की यह विशेषता होती है, कूफर कोशिकाओं की विशेषता होती है कि अगर कोई भी टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो उस टॉक्सिक पदार्थ को जो है हमारे शरीर से हटाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। किसका? कूफर सेल का। यही कारण होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जहर खा के मरता है तो पोस्टमार्टम में जांच किया जाता है लीवर का, यानी कि यकृत का किया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे यकृत के विषय में कि कूफर सेल कहां पे पाया जाता है। ये यकृत में पाई जाने वाली एक संरचना होती है। तो अगर मैं एक बार फिर से क्रमवार आपको बताने का प्रयास करूं तो कुछ बिंदुओं को आप हमेशा याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि ये हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है और हिपैरिन जो है रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है। रुधिर स्राव होने के पश्चात रुधिर अस्कंदित हो जाता है। इसके लिए दो प्रोटीन जिम्मेदार महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो इन दोनों का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और पुनः जब आवश्यकता पड़ती है तो उस ग्लाइकोजेन को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में, और इस क्रिया में जो हार्मोन भाग लेता है उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इसके पश्चात हमने बताया है कि जब हमारे शरीर में अमोनिया की अधिकता होने लगती है तो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है यकृत। इसके पश्चात हमने आपको बताया है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी के निर्माण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो मानव शरीर का अंग होता है उसका नाम है यकृत। कुछ विटामिन का ये संचय करेगा जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, और कुछ विटामिन का ये अल्प मात्रा में संश्लेषण भी करता है जैसे कि विटामिन ए। और ये जो है इसमें कूफर सेल पाई जाती हैं, यानी कि कूफर की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक पदार्थों के भक्षण करने का भी कार्य करती हैं। तो इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं अग्नाशय के विषय में। आगे मैं बात करने जा रहा हूं अग्नाशय के विषय में, यानी कि पैंक्रियाज। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। हमने आपको बताया था कि ये दूसरा महत्वपूर्ण सहायक अंग होता है जो कि मानव के शरीर के पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अग्नाशय के विषय में आप ये समझने की कोशिश करेंगे, पहला पॉइंट, कि अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली ग्रंथि कौन सा नाम उसका है? यकृत। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। इसके अलावा अगर हम बात करें अग्नाशय के विषय में तो अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि यानी कि यह एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि वह ऐसा कोई भी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाता है जो एंजाइम का भी सिक्रेशन करे, जो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करे। अगर कोई भी मानव के शरीर में ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है आपका मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो आप एक चीज याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम का भी सिक्रेशन करे और जो हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करे। तो ऐसी कोई भी वे ग्रंथि, वह ग्रंथि
जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करे, ऐसी ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने पीछे ये देखा कि अग्नाशय के द्वारा जो है 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावण हो रहा था, जिसमें से एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या लाइपेज। ट्रिप्सिन जहां पे पाचन कर रहा था प्रोटीन का, एमाइलेज जहां पे पाचन कर रहा था कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज पाचन कर रहा था किसका, वसा का। और यही कारण था कि अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कह रहे थे। क्यों पूर्ण पाचक रस कह रहे थे, क्योंकि ये तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने में समर्थ था, इसी वजह से हम इसको पूर्ण पाचक रस के नाम से संबोधित कर रहे थे। तो अग्नाशय से निकला हुआ अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस इस वजह से कह रहे थे क्योंकि इसमें एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता था। अब यहां पे हमको यह समझना है बेसिकली कि ये हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं जो कि अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि बनाएंगे। तो हार्मोन्स के विषय में अगर हमें समझना है तो पहले अग्नाशय की एक संरचना को समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं अग्नाशय की संरचना के बारे में बात करूं, अग्नाशय की संरचना के बारे में बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अमाशय और ये डियोडेनम जो है उससे लगी हुई एक जो संरचना है, इसका नाम क्या है, अग्नाशय। और इसकी जो संरचना होती है वो किस कलर की है, तो ये पीले रंग की ये पाई जाती है। अगर इसको एक सिंपल डायग्राम में व्यक्त करने की मैं कोशिश करूं तो ये एक पत्ती की जैसी जो है संरचना पाई जाती है। एक पत्ती की जैसी जो है ये संरचना पाई जाती है, जो कि गाल जो है कि आपका अमाशय और ये डियोडेनम वाले पार्ट से लगी रहती है। इस पत्ती जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले बताने का एक प्रयास किया था एक वैज्ञानिक, उनका नाम था लैंगरहेंस। लैंगरहेंस ने बताया कि ये जो अग्नाशय है ये एक द्वीप की जैसी संरचना है, एक आइसलैंड की जैसी संरचना होती है। अगर हम इसको एक हिस्से को काट के अलग करें तो ये एक द्वीप की जैसी संरचना दिख रही थी, तो इसी वजह से इस संरचना का नाम उन्होंने दे दिया लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। तो लैंगरहेंस उसमें कौन है, वही वैज्ञानिक जिन्होंने इसके रूप रचना के बारे में बताने का सबसे पहले प्रयास किया, उनका नाम है लैंगरहेंस। तो लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की जो संरचना पाई जाती है वो कहां पे पाई जाती है, वो अग्नाशय में। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इस लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको अल्फा, बीटा, गामा या गामा को डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं इस लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में पाई जाती हैं। समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया कि इस अग्नाशय में लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस पाई जाती हैं। और इस लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम सामान्यतः अल्फा के नाम से, बीटा के नाम से या गामा के नाम से, या इसको कहीं कहीं पे डेल्टा भी लिखा रहता है। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं इस वजह से अलग अलग इनको बांटा गया है क्योंकि इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसी वजह से इनको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। अगर मैं अल्फा की बात करूं, तो अल्फा से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन अल्फा नामक कोशिका से होती है। अल्फा जो पाई जाती है वो लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में, और लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की संरचना कहां पे है, वो अग्नाशय में है, यानी कि पैंक्रियाज में है। कार्य क्या होता है अभी इस पे हम बात कर रहे हैं। बीटा कोशिकाओं से जो हार्मोन स्रावित होता है इसका नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंसुलिन। उसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वह अग्नाशय में पाई जाने वाली जो बीटा सेल्स होती हैं, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, यहां से स्रावित होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है
यह कार्य क्या करता है, तो हमने आपको बताया है कि इंसुलिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह हमारे रुधिर में शर्करा का, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना, हमारे शरीर में, ब्लड में शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यह इंसुलिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। कैसे यह नियंत्रित करता है, तो हमने आपको बताया है कि पीछे कि हमारा यकृत जो है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा क्यों होती है? जब व्यक्ति भोजन करता है, पाचन की क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज का जब निर्माण हो जाता है तो उसकी एक खपत भी होनी चाहिए। अगर आप केवल भोजन कर रहे हैं और कोई कार्य संपादित नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो पाचन की क्रिया होती रहेगी, और पाचन की क्रिया होती रहेगी तो ग्लूकोज का निर्माण होता रहेगा। तो अगर आप कार्य करेंगे तो वो ग्लूकोज धीरे धीरे क्या होगा, एटीपी के रूप में खर्च होगा, वो उस ग्लूकोज का विखंडन होगा, और जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो ग्लूकोज खर्च होगा, यानी कि वह बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप केवल भोजन कर रहे हैं, आप किसी कार्य को संपादित नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान ग्लूकोज खर्च नहीं होगा, और जब ग्लूकोज नहीं खर्च होगा तो ब्लड में उसका स्तर बढ़ने लगता है। तो जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है तो हमने आपको बताया कि मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। तो ग्लूकोज के स्तर को कम किया जाता है, किसके द्वारा कम किया जाता है? यकृत के द्वारा कम किया जाता है। यकृत जो है ग्लूकोज के स्तर को जो है उसको कम करके इसको ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। और इस क्रिया में भाग कौन लेता है, इसमें सहायता कौन प्रदान करता है? तो इसमें प्रदान करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। अगर इंसुलिन न रहे तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित न हो, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं परिवर्तित होगा तो धीरे धीरे ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगेगा तो उसी अवस्था को कहा जाता है मधुमेह, या उसे ही कहा जाता है डायबिटीज। तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है कब? इंसुलिन की कमी से। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन के बारे में क्या याद रखना है आपको कि इंसुलिन की जब कमी होती है, कमी याद रखिएगा, जब इंसुलिन की कमी होती है तब रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या होती है? रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अब जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? इसी अवस्था को कहा जाता है मधुमेह, या इसे ही कहा जाता है डायबिटीज, या इसे ही कहा जाता है डायबिटीज। तो डायबिटीज या मधुमेह नामक जो रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डायबिटीज के बारे में, तो डायबिटीज भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। डायबिटीज भी जो होते हैं, यानी कि मधुमेह भी आपका दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से डायबिटीज पाए जाते हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। मधुमेह भी जो होता है आपका दो प्रकार का पाया जाता है। पहला जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है टाइप फर्स्ट, और जो दूसरा प्रकार होता है उसको कहा जाता है टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड, दो प्रकार के डायबिटीज भी पाए जाते हैं, दो प्रकार के मधुमेह भी पाए जाते हैं। डायबिटीज फर्स्ट जो होता है ये अधिकांशतः बच्चों में पाया जाता है। अधिकांशतः जो है बच्चों में पाया जाने वाला जो डायबिटीज होता है उसका नाम क्या है? वो टाइप फर्स्ट प्रकार का पाया जाता है। लगभग सभी व्यक्तियों में अगर देख लिया जाए तो लगभग 5%, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो है ये टाइप फर्स्ट प्रकार का डायबिटीज पाया जाता है। और टाइप फर्स्ट प्रकार के डायबिटीज की क्या विशेषता होती है? टाइप फर्स्ट प्रकार के डायबिटीज की ये विशेषता होती है कि इसमें अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता ही नहीं है। इस टाइप फर्स्ट वाले डायबिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंसुलिन के द्वारा, इसमें अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। इसमें अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। तो ये टाइप फर्स्ट प्रकार के डायबिटीज का क्या विशेषता है कि इसमें अग्नाशय के द्वारा इसमें निर्माण ही नहीं होगा इंसुलिन का।
लेकिन ये जो टाइप सेकेंड होता है, टाइप सेकेंड जो होता है ये सामान्यतः वयस्कों में होता है। वयस्कों में होने वाला जो डायबिटीज होता है वो टाइप सेकेंड प्रकार का होता है और लगभग 95% लोगों में 95% लोगों में टाइप सेकेंड के टाइप का जो है डायबिटीज पाया जाता है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होगा, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में होगा। इंसुलिन का स्रावण तो होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन तो होगा, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होगा। या तो इंसुलिन का स्रावण जब होना चाहिए था तब नहीं हुआ, यानी कि उसमें अनियमितता भी आ सकती है। मान लीजिए कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है, आपने भोजन किया, आपने चावल जो है भोज्य पदार्थों में ग्रहण किया, आपने आलू खाया, तो ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो जब इनका पाचन होगा तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ तो ग्लूकोज में जाके अंतोगत्वा परिवर्तित हो गया। तो धीरे धीरे ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और ग्लूकोज का स्तर जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो इंसुलिन उसको कम करेगा। लेकिन अगर अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन के स्रावण में अनियमितता आ गई तो वह अनियमितता के कारण जो है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और उस समय जो होने वाला रोग होता है वो टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज होता है। और लगभग हमने आपको बताया कि 95% लोगों में जो है इस प्रकार का डायबिटीज पाया जाता है। सामान्यतः जो व्यक्ति मोटे होते हैं, जो किसी कार्यों को संपादित नहीं करते हैं, लेजी होते हैं, तो उनके शरीर में यह समस्या जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इंसुलिन के बारे में कुछ खास बातों के बारे में और याद रखिएगा, जैसे कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स को अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से इसका निर्माण भी किया जाने लगा है। और कुछ वृक्षों के द्वारा भी इंसुलिन का सब्स्टिट्यूट भी मौजूद है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डहेलिया का एक वृक्ष होता है, डहेलिया का, ठीक है, डहेलिया के वृक्ष से इसके जड़ से जो होता है, डहेलिया के जड़ से जो है प्राप्त किया जाता है इंसुलिन। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि किसके वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, तो डहेलिया के वृक्ष से यह प्राप्त किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि इंसुलिन के बारे में सबसे पहले जो बताने का जो श्रेय है वो वैज्ञानिक है किसका, बेंटिंग, और दूसरे वैज्ञानिक हैं वेस्ट। बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बताने का प्रयास किया। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे जो कि आपको इंसुलिन से संबंधित है। गामा कोशिका जो है, गामा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। इसका नाम होता है सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसका नहीं होता है। सोमैटोस्टेरिन बेसिकली क्या कार्य करता है, ये जब पाचन की प्रक्रिया संपादित हो जाती है तो हमने आपको बताया कि छोटी आंत में बेसिकली पाए जाते हैं रसांकुर यानी कि विलाई पाए जाते हैं, जो कि भोजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। तो ये जो रसांकुर जो अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं भोजन को, इसमें ये सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सोमैटोस्टेरिन जो है यह गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका से स्रावित होता है, बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन नामक हार्मोन्स, अल्फा कोशिका से स्रावित होता है ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स। ग्लूकेगॉन के बारे में आपको मैं बताऊं कि हमने आपको बताया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज की जब अधिक मात्रा होती है तो ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है, किस हार्मोन की वजह से, इंसुलिन की वजह से। और पुनः जब आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकेगॉन। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। कौन विपरीत कार्य करता है, यह ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन। तो यह बात आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ग्लूकेगॉन जो है यह ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज की प्राप्ति में मदद करता है और वहीं इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन को बनाने में मदद करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं।
इतनी बातें थी आपको अग्नाशय के विषय में, और इस तरीके से आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, जितनी भी चीजें थी, हमने उनको बताने का पूरा प्रयास किया। अब आगे हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। पहले हम पूरे सिस्टम जितने भी आपके हैं उनको हम कवर करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम तो तंत्र को हम समझ लेंगे और उसके पश्चात जो है हम आगे मूव करेंगे। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि अभी तक आपने क्या पढ़ा और आपकी समझ कहां तक विकसित हुई। थैंक यू। जय हिंद।